ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था। रिफ्रैक्शन में मैंने बताया कि जब कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और इस इंसिडेंट को अपन रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन में हमने ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम के बारे में पढ़ा। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की बेंड नॉर्मल की और डिविएट होती है, और अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो जो नॉर्मल है उससे दूर की ओर डिविएट होती है हमारी लाइट की रे। ये हमने पढ़ा। ऑप्टिकली डेंसर होने का और ऑप्टिकली रेयर होने का जो हमारी मास डेंसिटी है उसके साथ ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होता। मास डेंसिटी जैसे मास अपॉन वॉल्यूम होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो उनके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। कोई ऑप्टिकली डेंसर मास डेंसिटी में लो डेंसिटी वाला हो सकता है, और कोई ऑप्टिकली रेयर मास डेंसिटी वाइज क्या हो सकता है, कम डेंसिटी का भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा डेंसिटी का भी हो सकता है। तो मास डेंसिटी के साथ ऑप्टिकली रेयर और डेंसर होने का कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये अपन को बात ध्यान में रखनी है। फिर मैंने कुछ इसके रूल्स बताए आपको रिफ्रैक्शन के। तो रिफ्रैक्शन के रूल्स क्या थे? पहला था कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमने फर्स्ट जो लॉ है उसको समझा। दूसरा लॉ है कि म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो इसके डिवाइड से हमें क्या मिलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है किसी भी मीडियम का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी से आता है, सी अपॉन वी से। और अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय अनदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन अपॉन म्यू टू से। तो यहाँ तक पढ़ा। फिर एक क्वेश्चन भी किया हमने छोटा मोटा थोड़ा सा आराम से, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और जो एक यहाँ पे मैं आपको पॉइंट करवा देता हूँ कि ये जो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं इनको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे किया जाएगा, ये अपन थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा है। वेक्टर की थोड़ी बहुत जो नॉलेज है आपको होना चाहिए, और अपन इसे समझ सकते हैं। तो आज अपन लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म। देखो इसको ध्यान से समझना। आपको जो वेक्टर 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर उसके कुछ एक बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, बस आप ये चीज़ समझ जाओगे। जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म को लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अपवर्तन के नियम सदिश रूप में, सदिश रूप में अपवर्तन के नियम, सदिश रूप में अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, ठीक है। देखो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। पहले मैं हमारा रिफ्रैक्शन का रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसको बना देता हूँ। ये कोई सरफेस है जिससे मीडियम सेपरेट होता है, और यहाँ पे ये मान लो हमारा कोई नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल। और ये लाइट की रे इंसिडेंट होती है यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ से आगे रिफ्रैक्ट हो जाती है इस तरह से, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। इसको ले लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इसको ले लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। वेक्टर फॉर्म में मैं इसे बोल देता हूँ नॉर्मल। इसे क्या बोल देता हूँ? नॉर्मल का, नॉर्मल की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको बोल दिया एन कैप, और जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको बोल दिया ई कैप, ठीक है। ई कैप क्या है यहाँ पे? ई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसकी डायरेक्शन मान लो मैं कोई जो वेक्टर फॉर्म है उसको आर कैप बोलता हूँ। मैंने तीन यूनिट वेक्टर डिफाइन किए हैं। ये तीन यूनिट वेक्टर क्या क्या है मैं अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए एन कैप जो है, एन कैप
एन कैप तो हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, यह है यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल। पहले तो ये यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स जैसा कि आपको पता हो, वेक्टर से ऐसा कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, 11th क्लास में अपन ने जब वेक्टर मैंने पढ़ाया था वहाँ पे अपन ने सीखा था। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हो गया, एन कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग दी नॉर्मल, है ना। अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश, अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश, तो ये तो हो गया एन कैप। अब इसके अलावा जो दो यूनिट वेक्टर और है, ई कैप को मैंने डिफाइन किया है यूनिट वेक्टर अलोंग दी इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है ई कैप, और एक आर कैप है। आर कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग दी रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये तो है आपतित किरण की दिशा में एकांक सदिश। ई कैप को हिंदी में सुन लेना, क्या बोलेंगे, आपतित किरण की दिशा में एकांक सदिश, आपतित किरण की दिशा में एकांक सदिश। और जो आर कैप इसे बोलेंगे अपरिवर्तित किरण की दिशा में एकांक सदिश। ये हो जाएगा अपरिवर्तित किरण की दिशा में एकांक सदिश। अब आपको याद हो कि जो पहला नियम था हमने उसको लिखा था लॉ 1, हमने क्या लिया था, लॉ 1 का स्टेटमेंट क्या था कि जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इनटू ए सेम प्लेन। आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण एवं अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने लॉ फर्स्ट में पढ़ा था, हमारा जब रिफ्रैक्शन के हम जब लॉ समझ रहे थे उसमें पहला लॉ यही था ना, था या नहीं था। ठीक है, अब देखो ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तो यानी कि ये तीनों एक ही प्लेन में, तीनों एक ही प्लेन में होने के लिए एक कंडीशन हमें ऐसा ध्यान में रखना, अगर तीन वेक्टर्स, जैसे मैं तीन वेक्टर्स ऐसे बनाता हूँ, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, जैसे ये तीन वेक्टर है मान लो ए बी सी, अगर ये तीन वेक्टर्स को मैं कोप्लेनर लेता हूँ, ये ए वेक्टर है कोई, ये बी वेक्टर है और ये कोई सी वेक्टर है, तो इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यदि तीन सदिश समतलीय हैं, तीन सदिश समतलीय है यानी कि एक तल में ही है ना, ये एक ही जो प्लेन है, जैसे ये जो आपका स्क्रीन वाला प्लेन है इसी में ही मान लो ए बी और सी, जैसे ए यहाँ पे है, बी और सी इसी प्लेन में अगर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कोप्लेनर होना। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर होने के लिए कंडीशन होती है कि कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर लें, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो ये दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलरली अपवर्ड हो जाएगी, और अगर उसका तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो तीसरे वेक्टर और ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा, जिसको अपन राइट एंड थंब रूल से अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन लेके जाते हैं, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या तो अबव द प्लेन आएगी या फिर बिलो द प्लेन आएगी। तो ए क्रॉस बी का सी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि सी और ए क्रॉस बी के बीच में अब एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो जब डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री एंगल हो तो डॉट प्रोडक्ट का आउटकम क्या आता है, 0 आता है। तो तीन वेक्टर अगर को प्लेनर है तो उनका उनका दो का क्रॉस प्रोडक्ट अगर तीसरे के साथ किया जाए तो वो क्या देगा, 0 देगा। ये एक कंडीशन होती है जो कि हमें ध्यान में रखनी है तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने के लिए। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन, ए क्रॉस बी डॉट शी शुड बी इक्वल टू या फिर मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए।
और ये कैसे, बहुत ही सिंपल सी इसमें आप देख सकते हो, जैसे ए और बी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराता हूँ, जैसे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कराया, ये सी है मान लो, तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कराया तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, बिलो द प्लेन आ गया। यहाँ पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है राइट एंड थंब रूल से क्या आ जाएगी, बिलो द प्लेन आ जाएगी। और जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो सी के साथ क्या होगा, 90 डिग्री के साथ होगा, सी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ए क्रॉस बी से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बिलो द प्लेन, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल होता है ना वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो बिलो द प्लेन जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसका अगर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट का और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो तीन वेक्टर को प्लेन लो, इसके लिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या देता है हमें, जीरो देता है। ये वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अपन को ध्यान में रखना है। अब मैं फर्स्ट लॉ को देखो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट अगर करूं, तो मैं दो वेक्टर का कोई क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि मैं ले लेता हूं ई क्रॉस में आर, ये तो हो गया दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। और ये तीसरा वेक्टर कौन सा हो गया, एन कैप के साथ, ये क्या रिजल्ट दे देगा, जीरो दे देगा। तो ये फर्स्ट लॉ का एक वेक्टर फॉर्म में कंडीशन हो जाएगा। जो फर्स्ट लॉ लिखा था ना हमने कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाइज इनटू ए सेम प्लेन, ये जो स्टेटमेंट लिखा था इस स्टेटमेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज़। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हो यानी कि सेम प्लेन में लाई करते हो, तो उनका दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के डॉट प्रोडक्ट के साथ जीरो हमें आउटकम देगा। तो यहाँ पे या तो आप ई क्रॉस आर कैप डॉट एन कैप ले लो, ठीक है, या तो ई क्रॉस आर कैप डॉट एन कैप बराबर जीरो ले लो, या फिर ई क्रॉस एन कैप ले लो। मतलब कोई भी दो वेक्टर आप ले लो, ई एन कैप ले लो, फिर आर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, या फिर एन आर कैप ले लो, ई के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो ये फर्स्ट लॉ की कंडीशन हो जाएगी। आई बात समझ में या नहीं आई, क्लियर है ये चीज़। ये फर्स्ट लॉ का क्या हो गया, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो सेकंड लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखिए, सेकंड लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे बनेगा। सेकंड लॉ क्या था, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। सेकंड लॉ क्या था, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये था सेकंड लॉ। अब देखो साइन कहाँ पे आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में तो आता है साइन। अब साइन आई कहाँ से आएगा, अगर मैं ई क्रॉस एन कैप लिखता हूँ, देखो अगर मैं ई क्रॉस एन कैप लेता हूँ, यहाँ पे इधर ध्यान से समझना, अगर मैं ई क्रॉस एन कैप को लेता हूँ, ई क्रॉस एन कैप, तो ई कैप यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और एन कैप ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। ये बात ध्यान में रखना कि ए क्रॉस बी का आउटकम क्या आता है, ए बी साइन थीटा आता है इनटू एन कैप आता है, ऐसा कुछ होता है। तो ए बी साइन थीटा एन कैप डायरेक्शन देते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ए यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी यहाँ पे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा यानी कि उनके बीच के एंगल का साइन हो गया। अब ई कैप और एन कैप के बीच का साइन क्या हो गया, साइन आई हो जाएगा, और दोनों का यूनिट वेक्टर है तो ये हो जाएगा वन इंटू वन इंटू साइन आई एन कैप आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ई क्रॉस एन कैप का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूँ तो ये क्या आ जाता है, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा केवल और केवल साइन आई आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। अगर मैं ई क्रॉस एन कैप का मैग्नीट्यूड देखता हूँ तो क्या आ जाएगा, साइन आई आ जाएगा। और इसी तरह से मैं आर कैप एन देता हूँ, जैसे ये इधर हो जाएगा एन कैप की डायरेक्शन, तो यहाँ पे अगर हम जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है उसके बीच में एंगल क्रॉस प्रोडक्ट लें और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देखें तो ये आ जाएगा साइन आर हो जाएगा। तो सेकंड लॉ को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू वन इंटू मैग्नीट्यूड में साइन आई की जगह लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट किसमें, ई कैप क्रॉस एन कैप, इसके बीच का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर की जगह लिख सकते हैं आर कैप क्रॉस में एन कैप। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा
सेकंड लॉ के लिए। सेकंड लॉ का जो एक्सप्रेशन है इस तरह से अपन ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। साइन आई को क्या लिख दिया हमने, जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, तो इसी का ही हमने यूज़ कर लिया है ना। हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ए क्रॉस बी, जैसे ये हमारा रिजल्ट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा को अगर निकालना हो तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी हो जाएगा। अब ए वेक्टर में ए का डिवाइड करेंगे, बी वेक्टर में बी का डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए कैप क्रॉस बी कैप। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप क्रॉस बी कैप। तो यहीं से ही हमने इस रिजल्ट को यूज़ किया सेकंड लॉ के वेक्टर फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। तो ये वेक्टर के बारे में जानकारी इतनी हमने काम में ली। रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं उनको समझने के लिए वेक्टर फॉर्म में ये इतना पोर्शन आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये तो है तीन वेक्टर कोप्लेनर और उसके लिए कंडीशन, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ये ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लें तो ये ए बी साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। एक वेक्टर ए में ए का डिवाइड किया, वेक्टर बी में बी का डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा ए कैप क्रॉस बी कैप। तो ए कैप क्रॉस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड आता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे ये ई कैप है, ये एन कैप है, तो ई कैप और एन कैप के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यूनिट वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन आई के इक्वल हो जाएगा। और आर कैप और एन कैप के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके हो जाएगा, साइन आर के इक्वल हो जाएगा। और हमारा जो लॉ था सेकेंड, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, साइन आई की जगह लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्रॉस एन कैप, और साइन आर की जगह लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप क्रॉस एन कैप। तो ये दोनों क्या हो गए, वेक्टर फॉर्म हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो ये बात समझ में आई क्या, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, इसमें कोई स्टेप समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हो, बताओ। क्लियर है? ठीक है। हम्म। ओके, चलो आगे लेते हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को, जैसे रिफ्रैक्शन अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, तो अपन उस और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लिखते हैं एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, आभासी गहराई, इस पे आते हैं। आभासी गहराई, इसे समझते हैं। ये एपेरेंट डेप्थ क्या होती है, देखो अपन ने कुछ इस तरह से मान लो एक पानी का बाल्टी वगैरह है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, और यहाँ पे अगर मान लो नीचे पैंदे पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा कोई, और इस ऑब्जेक्ट को अपन बाहर से देखने की कोशिश करें, इस ऑब्जेक्ट को अगर अपन बाहर से देखने की कोशिश करें, तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी रे इस तरह से निकालेगा, यहाँ से ऐसे रे भेजेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और ये एयर है या फिर कोई मीडियम है दूसरा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। तो क्या होता है कि जैसे ये रे यहाँ से यहाँ तक गई, ऐसे ऐसे गई, अब यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो ये अपने पाथ से थोड़ा सा डिविएट हो जाएगी। मैं यहाँ ले लेता हूँ नॉर्मल, ये क्या ले लिया मैंने, एक नॉर्मल ले लिया, ये है नॉर्मल, जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, अब हमारी लाइट की रे क्या हो रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिविएशन क्रिएट होगा नॉर्मल से दूर की तरफ। यहाँ पे डिविएशन क्या होगा, एक नॉर्मल से दूर की तरफ का डिविएशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
तो डिविएशन क्रिएट होगा तो लाइट की रे यहाँ पे जाएगी। अब अगर मान लो हमारा आँख यहाँ पे है और हमें ये ऑब्जर्व करना है ये पूरा सिनेरियो, हमारी आँख है, ये ऑब्जर्वर है कोई जो ये सब कुछ देख रहा है, ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये क्या देखेगा कि ये अगर मान लो मैं एक वर्टिकल डायरेक्शन ले लेता हूँ इसमें, ये ऑब्जेक्ट की रेज यहाँ पे भी जाएगी, वर्टिकल रेज जो है ये एज इट इज़ वैसे की वैसे ही निकल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो आँख है, इस आँख को क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे ना रख के थोड़ा सा ऊपर आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर मैं इसकी एक्चुअल में डेप्थ अगर डी लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है ये तो होगी एक्चुअल डेप्थ डी, लेकिन इसकी जो डेप्थ बाहर से मुझे दिखाई जो देगी ये हो जाएगी मान लो कोई एपेरेंट डेप्थ डी डैश। तो इसी को बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ, ये हो जाएगी डी डैश और ये है एक्चुअल डेप्थ डी। और आपने भी देखा होगा कि अगर आप इस तरह से कोई बाल्टी को किनारे से देखते हो तो उसका पैंदा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर वहाँ पे जो नीचे ही नीचे कोई अगर मान लो छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दो, कोई सिक्का वगैरह रख दो, तो वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर ऑब्जर्वर है तो आपको क्या होता है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर उठाई दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। जो एक्चुअल डेप्थ है अपन को वो ना दिखाई देके थोड़ी सी कम डेप्थ दिखाई देती है अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, डेंसर मीडियम में हो, और ऑब्जर्वर कहाँ पे हो, रेयर मीडियम में हो, है ना। देखो दोनों केसेस पॉसिबल है, दोनों केसेस पॉसिबल है। अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मान लो पक्षी ऊपर उड़ रहा है और समुद्र के अंदर मछली है, तो पक्षी तो रेयर मीडियम में है और समुद्र के अंदर मछली जो है वो डेंसर मीडियम में है। तो पक्षी मछली को जब देख रहा है तो ऑब्जेक्ट हो गया डेंसर मीडियम में और ऑब्जर्वर हो गया रेयर मीडियम में, लेकिन मछली के पास में भी तो आंख है, वो भी तो देख सकती है। अब मछली अगर पक्षी को देखे तो पक्षी तो हो गया रेयर मीडियम में और ऑब्जर्वर कहाँ हो गया, डेंसर मीडियम में। तो इसके दो केसेस बनेंगे। तो पहला केस अपन ले रहे हैं कि ऑब्जर्वर कहाँ है, रेयर मीडियम में, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, वो डेंसर मीडियम में है। यहाँ पे हमने केस ले लिया कोई वाटर है या लिक्विड है इस तरह से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, और बाहर जो रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1 है। तो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई, इसको अपन ले सकते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इसको ले लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन के बाद में एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आएगा जिससे अपन एपेरेंट डेप्थ को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ले लिया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लिया। अगर ये आई है भाई साहब, तो ये देखो यहाँ पे ये जेड जो बन रहा है, इस जेड के बनने के कारण ये जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के आई के ही इक्वल हो जाएगा। ये आई है तो ये आई होगा या नहीं होगा, ध्यान से समझिए। ये बात आई समझ में, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। ये अगर आर है, ये देखो एंगल आर, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तो ये आई है तो ये आई, ये आर है तो ये आर हो जाएगा। मैं इसको ले लेता हूँ ए, इस पॉइंट को ले लेता हूँ बी, इस पॉइंट को ले लेता हूँ ओ डैश, और इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं ओ। यहाँ पे देखो मैंने कुछ एक पॉइंट्स मान लिए, इसको तो मान लिया ओ, ये ओ डैश, ये ए, और ये ए बी ले लिया। और थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइट आपको दिखाई दे इसके लिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये देखो ये ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, ये देखो हो गया ओ, ये पॉइंट है ओ डैश, और ये है पॉइंट ए, और ये पॉइंट ले लिया बी। आगे बढ़े, अब एक बहुत ही प्यारा डेरिवेशन करने वाले हैं जिससे अपन सीखेंगे कि अपेरेंट डेप्थ को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमें ये रिलेशन पता है कि म्यू टू साइन आई जो होगा, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू होता है म्यू वन साइन आर। ये तो रिफ्रैक्शन का एक बेसिक लॉ होता है। तो ये इक्वेशन हमें पता है, दिस इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर, इसे कह देते हैं। यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन लेने वाले हैं।
अप्रोक्सीमेशन कैसे लेने वाले हैं? अगर इफ आई एंड आर स्मॉल एंगल्स अगर बहुत ज़्यादा छोटे एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई एवं आर, यदि आई तथा आर बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, यानी कि बड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उस केस में मैं यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली हम एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, हम सन्निकट मान कर सकते हैं कि जो साइन आई होता है, साइन आई उसको तो ले सकते हैं अपन, साइन आई कैप नहीं, साइन आई इसको ले सकते हैं टेन आई के आसपास। साइन आई क्या हो जाएगा? टेन आई आ जाएगा। और साइन आर जो है, साइन आर उसको ले सकते हैं हम टेन आर के इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन का एक साइन लगा देता हूँ। देखो एक्चुअल में इक्वल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। आप जानते हो कि अगर साइन जीरो की वैल्यू देखें तो जीरो होती है, और टेन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है। तो अगर जीरो के आसपास हो थीटा का मान, तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होते हैं? लगभग बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे एक हमने क्या किया? एक अप्रोक्सीमेशन किया। ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। साइन आई बराबर हमने अप्रोक्सीमेटली ले लिया टेन आई, और साइन आर को अप्रोक्सीमेटली ले लिया हमने टेन आर के इक्वल ले लिया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ? मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई साहब म्यू टू साइन आई की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन आई, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू वन टेन आर के इक्वल ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमने साइन आई और साइन आर को अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल ले लिया? टेन आई और टेन आर के इक्वल ले लिया। यहाँ पे ये लेने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमारा साइन आई और जो साइन आर है उसकी जगह कौन आ गया? टेन आई एंड टेन आर आ गया। अब साहब टेन आई और टेन आर का क्या यूज़ करेंगे? तो इसको ध्यान से समझना। मैं लेता हूँ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी में, ए ओ बी इसमें अपन देखते हैं ट्राइंगल ए ओ बी में। तो ट्राइंगल ए ओ बी में अगर मैं टेन आई की वैल्यू देखूँ, टेन आई, तो टेन आई क्या हो जाएगा? ये देखो ट्राइंगल देखिए, यहाँ से ये वाला ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन आई अगर देखना है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और बेस हो जाएगा ए ओ। ये ए बी तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ए ओ यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा बेस। तो टेन आई बराबर क्या हो गया? ए बी अपॉन ए ओ हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टेन आई इज इक्वल टू क्या? ए बी अपॉन ए ओ हो गया। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी में हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बता रहा हूँ, आप पेस से थोड़ा सा अगर डिरेल हो रहे हो तो मुझसे पूछना, कोई भी अगर आपको डाउट आए तो। इसी तरह से मैंने क्या लिया? ट्राइंगल ए ओ डैश बी में जाते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? ट्राइंगल ए ओ डैश और बी में जाते हैं। तो इस ट्राइंगल में देखो क्या होगा? ए ओ डैश और बी, ए ओ डैश और बी। तो इस ट्राइंगल में देखो, मैं अगर टेन आर को निकालूं, टेन आर की वैल्यू, तो टेन आर की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आएगी? ये आ जाएगी ए बी अपॉन ए ओ डैश, ये आ जाएगा ए बी अपॉन में ए ओ डैश आ जाएगी। आई या नहीं आई? ए बी अपॉन ए ओ डैश। अब देखो ए ओ डैश तो क्या है? अपनी डी डैश है। ए ओ डैश क्या है? अपना डी डैश है। और ए ओ कितना है? ए से ओ तक का डिस्टेंस ये है डी, यानी कि ये तो जाएगा एक्चुअल डेप्थ, ये तो क्या है? अपना एक्चुअल डेप्थ डी है, और ये कौन सा है? अपेरेंट डेप्थ डी डैश है। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ टेन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी, एक तो इक्वेशन ये हो जाएगी, और टेन आर इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन डी डैश। यहाँ पे डी और डी डैश क्या है? डी तो है यहाँ पे अपना एक्चुअल डेप्थ, और डी डैश क्या है? एपरेंट डेप्थ है। अब ये इक्वेशन वन थी, ये इक्वेशन मैं टू बोल देता हूँ, इसको थ्री बोल देता हूँ। तो थ्री की जो वैल्यूज़ हैं
यहाँ से tan i और tan r की वैल्यूज़ को हमने किस में रख दिया, हमने 2 नंबर इक्वेशन में रख दिया, तेरा नाम लिख दिया, है ना। तो हमने रख दिया तीसरी जो इक्वेशन है tan i और tan r की वैल्यूज़ को हमने 2 नंबर इक्वेशन में रख दिया। तो यहाँ से रखते ही देखो क्या आ जाएगा, म्यू टू इंटू tan i की वैल्यू रख दी हमने ए बी अपॉन में डी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू वन इंटू टेन आर हो जाएगा ए बी अपॉन में डी डैश। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू टू डी डैश इज इक्वल टू म्यू वन डी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू टू डी डैश इज इक्वल टू म्यू वन डी। यहाँ पे डी डैश तो है एपेरेंट डेप्थ और डी है यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ। यहाँ पे जो डी है डी डैश, इसको तो बोलेंगे एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ यानी कि ये तो है आभासी गहराई, आभासी गहराई, ठीक है। और डी क्या है, एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ वास्तविक गहराई, यह है वास्तविक गहराई। तो एपेरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ हो गया, म्यू टू डी डैश इज इक्वल टू म्यू वन डी डैश, म्यू वन डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अपन काफ़ी करेंगे। और इस फॉर्मूले को याद करने के लिए ये हो जाएगा, देखो म्यू टू डी डैश इज इक्वल टू म्यू वन डी। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है। अगर आप म्यू टू की जगह म्यू वन कर दो और म्यू वन की जगह म्यू टू कर दो तो पूरा का पूरा आंसर जो है गुड़ गोबर हो जाएगा और आपको इस फॉर्मूले में डेफिनेटली कंफ्यूजन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो एपेरेंट डेप्थ है, एक मेरी लाइन को ध्यान रखना, आप इसे फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। ये जो एपेरेंट डेप्थ डी डैश है, इसके साथ हम जो म्यू टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ध्यान से समझना। ये म्यू टू किसका है, देखो यहाँ पे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से इंसिडेंट रे आ रही है। ये बात आप याद रखना, आपको ये फॉर्मूला याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। म्यू टू डी डैश, म्यू टू डी डैश, म्यू टू डी डैश इज इक्वल टू म्यू वन डी है। तो म्यू टू यानी कि एपेरेंट डेप्थ जो है उसके साथ किस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई होगा, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है। तो एक लाइन ये ध्यान रखने ना, ये एक ब्रह्मास्त्र लाइन है, इस लाइन को याद रखने से आपका सारा काम समाधान हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। म्यू टू क्या है, म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of that medium, of that medium from which incident ray is coming, incident ray is coming। तो म्यू टू क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से इंसिडेंट रे आ रही है। ये बात ध्यान में रखनी है। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, म्यू टू उस माध्यम का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है जिस माध्यम से आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है। देखो ये जो लाइन है, इस लाइन से बहुत सारी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इवन जो दूसरा केस लेंगे हम, जिसमें ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम में हो, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको एपेरेंट डेप्थ या एपेरेंट हाइट जो भी केस होगा, ये जो एपेरेंट वाली वैल्यू जो होगी, इस एपेरेंट वैल्यू के साथ उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई करना है जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है। ये एक बेसिक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो आराम से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब देखो इसमें एक केस ले लेते हैं, एक छोटा सा केस ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं कि जो म्यू टू है
वो तो हो गया मान लो म्यू। ये कौन सा हो गया? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम जो है, जो सघन माध्यम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू ले लिया। और जो विरल माध्यम है, जो रेयर रेयर मीडियम है जिसका म्यू वन होना चाहिए, उसको ले लिया हमने वन। हमने क्या मान लिया? एयर ही मान लिया, ठीक है। ऐसा कुछ केस ले लिया, ऐसा कुछ सिनेरियो ले लिया। जैसे ये तो है मान लो वाटर, ये तो ले लिया वाटर, और ऊपर वाला जो एरिया है उसको ले लिया हमने ऐसे, ये केस ले लिया हमने ऐसे कुछ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ले लिया म्यू, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया वन, ठीक है। तो म्यू टू बराबर तो क्या ले लिया हमने? म्यू के इक्वल। और म्यू वन किसके इक्वल ले लिया हमने? वन के इक्वल। तो देखो इस केस में जो म्यू टू इंटू डी डैश हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू डी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपेरेंट डेप्थ है उसका फॉर्मूला आ जाएगा डी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन में म्यू। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। एपरेंट डेप्थ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी अपॉन म्यू हो जाएगा। हालांकि ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाते हैं हाथों हाथ, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे एपरेंट डेप्थ डी डैश की वैल्यू क्या हो गई? डी अपॉन म्यू हो गई। एक और चीज़ यहाँ पे, शिफ्ट देखो कितना हुआ। अगर मैं देखूं कि अपना ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल पॉइंट से अभी फाइनल पॉइंट के बीच में उसका शिफ्टिंग कितना हुआ है, तो आप ध्यान से देखना। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, तो ओ से ओ डैश के बीच की जो शिफ्टिंग है ये हो जाएगी, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ एक्स। ओ से ओ डैश के बीच में कितना शिफ्ट हो गया? एक्स शिफ्ट हो गया। तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पूरा जो डी है, उस डी में से हम क्या घटा देंगे? डी डैश को रिड्यूस कर देंगे। तो अगर हम बात करें शिफ्ट की, शिफ्ट शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ है ना, कितना वो विस्थापित हुआ? वस्तु में विस्थापन, वस्तु में विस्थापन की अगर बात करें तो कितना विस्थापित हुआ है, तो ये हो जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? x इक्वल टू हो जाएगा d माइनस डी डैश। ये हो जाएगा d माइनस में d डैश, और x इज इक्वल टू आ जाएगा d माइनस डी डैश। डी डैश की वैल्यू आ गई यहाँ से d अपॉन म्यू। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं d को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस म्यू आ जाएगा। तो ये शिफ्ट का फॉर्मूला आ जाएगा कि कितना ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और आज की क्लास का वैसे टाइम हो चुका है, तो यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें लेंगे। तो आज अपन ने जो पढ़ा, मैंने एक तो वेक्टर फॉर्म बताए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, और दूसरा हमने पढ़ा एपरेंट डेप्थ के बारे में। एपरेंट डेप्थ में फॉर्मूला आपको याद रखना है म्यू टू डी डैश इज इक्वल टू म्यू वन डी। और ये मैंने बताया आपको शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लेंगे। कल केमिस्ट्री क्लास रहेगी, और परसों की क्लास में इसको वापस आगे और अपन समझेंगे। कोई भी डाउट आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ लेना। आज के लिए इतना।